हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुज सिंह। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 एसी का रिवीजन। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझे बताइए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व योर डाउट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो फर्स्ट टॉपिक विल बी एसी। सो व्हाट इज एसी? AC is alternating current, a current whose magnitude changes continuously। एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड लगातार बदलता है उसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। एंड which reverses its direction periodically। एक ऐसा करंट whose magnitude changes continuously and it reverses its direction periodically, that means after a regular interval of time के बाद ये अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है, तो उसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम ग्राफ से देख लेते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट का हम ग्राफ बना रहे हैं। तो ये ग्राफ यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये जो लाइन है ये मीन लाइन है। ठीक है, तो मीन लाइन का मतलब क्या है कि इस लाइन पर जितने सारे पॉइंट्स होंगे उनकी वैल्यूज जीरो होगी। जैसे यहाँ पे जीरो है, ये पॉइंट भी जीरो होगा और ये पॉइंट भी जीरो होगा। यहाँ पर अगर आप रीडिंग इस तरह से लेंगे तो वो जीरो होगी, इसका ये मीन लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ से जैसे करंट यहाँ पर देखिए, यहाँ मान लिया 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 और फिर यहाँ पर 4 हो गया, और 4 से फर्दर आगे ये नहीं बढ़ रहा है, फिर ये डाउन होना स्टार्ट हुआ, 3 फिर 2 फिर 1 और यहाँ पे आके 0 हो गया। अब ऐसे ही यहाँ देखिए आप, यहाँ पर -1 फिर -2 फिर -3, जस्ट केवल हमने ये इसको कंसिडर कर लिया, -4 फिर -3 फिर -2 फिर -1 और फिर क्या आ गया बच्चों, फिर आ गया 0। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इस करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड लगातार बदल रहा है। ठीक है, तो ये जो करंट है ये करंट कैसा है, दिस करंट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, तो इसको हम I0 से डिनोट करते हैं, यानी मैक्सिमम वैल्यू यानी पीक वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही ये जो -4 है ये निगेटिव मैक्सिमम है। ठीक है, ये भी I0 है लेकिन ये निगेटिव I0 है। तो देखिए यहाँ पर इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, तो ये पॉइंट होगा I0 और ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा -I0। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि इस तरह से हम ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं ग्राफ को, कि ग्राफ किस तरह से बना होता है, किस तरह से फॉर्म होता है। तो यहाँ पर दो बातें होती हैं, एक तो है टाइम पीरियड, इसका आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों जो टाइम पीरियड होता है उसको हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं, और टाइम पीरियड को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब वो 4 पार्ट्स क्या होते हैं उनको समझ लीजिए। देखिए 4 पार्ट्स हम इस तरह से करते हैं, अगर मैंने इसको हाफ कर दिया बीच में से, तो ईच पार्ट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो T/2 होगी, ये भी T/2 हो जाएगा, और मैंने इसके हाफ के भी हाफ कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, हर एक पार्ट की वैल्यू होगी T/4 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 T/4। ठीक है, T/4। सपोज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आ गए, तो ये वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये T/4 हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से और फिर मैं यहाँ तक की बात करता हूँ तो ये वैल्यू T/2 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, T/4 प्लस T/4, तो ये एक T/4 और एक T/4, 2T/4 हो गया। 2T/4 का मतलब हो गया T/2। ठीक है, तो ये T/2 हो गई। अब फिर यहाँ से स्टार्ट करके और आप यहाँ तक आ जाते हो। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3T/4। क्यों हो जाएगी 3T/4, क्योंकि एक T/4 और एक T/4 और एक T/4, ये 3T/4 हो गया। ठीक, और अगर लास्ट पॉइंट की एंड की बात करते हो वो कंप्लीट T हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड को आपको इस तरह से डिवाइड कर लेना है, इसका ध्यान रखना है। ठीक, तो जैसे हम वेव लेते हैं इस तरह से, तो अगर यहाँ की बात करें तो ये टाइम 0 है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, और अगर इस पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो टाइम है वो T/4 है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे T/2 है। फिर यहाँ की इस पॉइंट की बात करते हैं तो ये 3T/4 है, और अगर इसकी बात करते हैं तो ये कंप्लीट T हो गया। ठीक है, इस एक्सिस पर y डैश पे हम लेते हैं करंट या जो भी क्वांटिटी वेरी कर रही है, ठीक है, उसको लेंगे हम, और इधर हम टाइम ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया, एक्स एक्सिस इज टाइम एक्सिस। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं फेज की। ठीक है, तो कंप्लीट जो एंगल होता है वो 2 पाई होता है। कितना होता है,
2 पाई। अब इस 2 पाई को जो डिवाइड करना है, इसको भी 4 पार्ट में आपको डिवाइड करना है, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 4 पार्ट में ही हमने यहाँ पे डिवीजन लिया था। देखिए इस तरह से, तो इन पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग फेज क्या होगा, तो उसको कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो ये 2 पाई को हमने जो है इसको ब्रेक करा, और इसको ब्रेक करते हैं ईच पार्ट को π/2 में। तो यहाँ तक का ये π/2, फिर यहाँ तक का ये कितना हो गया पाई, ये 3 π/2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा पूरा कंप्लीट वाला 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट होगा π/2, और ये जो पॉइंट है ये पाई हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट 3 π/2, और ये पॉइंट जो है वो 2 पाई होगा कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ही सिंपल है, ठीक। इसके लिए आपको टाइम को बाई 4 से डिवाइड करना है, ठीक है, बाई 4, टाइम बाई 4, और जो फेज है वो बाई 2, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फेज के बारे में भी आगे और जानेंगे हम फेजर और फेजर डायग्राम के द्वारा, ठीक है। तो अभी उसको आगे पढ़ेंगे हम। अभी ये बेस आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट आपको समझ में आ गया होगा, एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड लगातार बदलता है और जो अपनी डायरेक्शन को पीरियोडिकली रिवर्स करता है, दैट मींस आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो अब इसके बाद में बात करता हूं आपसे कि जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होती हैं करंट की या वोल्टेज की या ईएमएफ की, वो क्या होती है। तो इसकी इक्वेशन होती है करंट की I = I0 sin ओमेगा टी, ठीक है। इसको साइनसॉइडल इक्वेशन हम बोलते हैं, I = I0 sin ओमेगा टी, या V = वोल्टेज की बात करते हैं तो V0 sin ओमेगा टी। यहाँ पर जो नोट करके लिया गया है ये मैक्सिमम वैल्यू है, I का नोट है तो वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है या पीक वैल्यू ऑफ करंट है, और अगर V0 लिया गया है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, ठीक है। और अगर E = E0 है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF है, ठीक है, साइन ओमेगा टी, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे अपना मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो चलिए उनको मैं आपको समझाता हूं। तो बच्चों अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक मीन वैल्यू ऑफ एसी, और जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसके बाद आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है। यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, या आपसे पूछेगा प्रूव दैट द मीन वैल्यू ऑफ एसी ओवर हाफ साइकिल इज 63.7% ऑफ इट्स पीक वैल्यू, ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक्स को समझने के लिए हमको क्या याद रखना है उस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ जो डेफिनेशन है उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि डेफिनेशन में अगर मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की बात आ रही है, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं इसके लिए, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आप किस तरह से निकालेंगे और किस तरह से इसको लर्न रखेंगे। बहुत सिंपल सी ट्रिक मैं आपको दे देता हूं। तो देखिए बेटा, अगर मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की बात हो रही है तो यहां पर मीन वैल्यू में आप रिलेट करेंगे चार्ज को, ठीक है। किसको रिलेट करना है? चार्ज को, ठीक है। यहां आपको चार्ज लेके चलना है और यहां पर आपको हीट लेके चलना है, ठीक। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, यहां पर आप इसके नीचे लिख दीजिए हाफ साइकिल, ठीक, और यहां पर आप लिखेंगे फुल साइकिल। तो ये इसके लिए हिंट है, एक तरह की ट्रिक है इनको लर्न रखने के लिए। हीट फुल साइकिल, चार्ज हाफ साइकिल, इस तरह से। अब देखिए कैसे हम समझेंगे इसको, ठीक। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं मीन वैल्यू ऑफ एसी की, मीन वैल्यू ऑफ एसी इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट, STEADY, स्टेडी, दैट मींस जो चेंज नहीं होता। मीन वैल्यू ऑफ एसी इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट which sends the same amount of charge in a certain time interval as is sent by AC over half cycle। यानी स्टेडी करंट की वो वैल्यू जो सेम अमाउंट में चार्ज भेजती है किसी सर्टेन टाइम इंटरवल में, उतना कितना चार्ज भेजती है जितना कि एसी हाफ साइकिल में भेज देता है। तो यहां पर अगर हाफ साइकिल की बात होगी तो 0 to T/2 इसकी लिमिट होगी, और अगर यहाँ फुल साइकिल की बात हो रही है तो 0 से लेके क्या हो जाएगा, कैपिटल T हो जाएगा, ठीक। ये चीज समझ में आ गई आपको। अब यहाँ चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू IT होता है, Q इज इक्वल टू I इंटू T। और अगर यहाँ हीट की बात करते हैं तो आपने पढ़ा था whenever electric current flows through a conductor then the conductor becomes somehow hot, this effect is known as
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जूल्स लॉ, ठीक है, तो ये आपने पढ़ा था। तो यहां पर जो H की बात करते हैं तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां पर हमने Q इज इक्वल टू आई टी ले लिया। तो यहां पर हम अब दोनों में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको स्टार्टिंग करनी है अपनी डी क्यू के साथ, ठीक। तो यहां पर जो डी क्यू होगा, यहां पर डी क्यू कितना हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू आई इंटू डी टी, ठीक है बच्चों। अब I की वैल्यू क्या होती है, अभी आपको बताया था आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो डी क्यू इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। अब ये किसकी वैल्यू हो गई, डी क्यू की, और हमें चाहिए टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज आप कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, डी क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन, और लिमिट रहेगी आपकी 0 टू टी बाई 2, क्योंकि हाफ साइकिल की बात हो रही है, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। अब आप क्या करेंगे, यहां से आई नॉट को बाहर निकालिए इंटीग्रेशन से, आई नॉट इंटीग्रेशन 0 टू टी बाई 2 साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है बच्चों। अब साइन ओमेगा टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए यहाँ डी क्यू का हो जाएगा क्यू, ठीक है, आई नॉट, और यहां पर हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी और अपॉन ओमेगा, और इसकी लिमिट 0 टू टी बाई 2। अब बच्चों आप क्या करेंगे, माइनस साइन को बाहर करिए और ओमेगा को बाहर करिए, इक्वल टू आई नॉट अपॉन ओमेगा, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा टी, लिमिट होगी 0 टू टी बाई 2। अब एक चीज और समझिए, यहाँ पे जो ओमेगा है ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये 2 पाई अपॉन टी होता है, लेकिन 1 अपॉन टी क्या होता है, वो बच्चों होती है फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है। तो यहां पर ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, जिस भी फॉर्म में आपको लगाना है वो आप उस तरह से लगाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिमिट आपको पुट करनी है, आपको मिल जाता है माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, और यहां पर देखिए कॉस 2 पाई अपॉन टी, इस स्मॉल टी की जगह पर आपको रखना है टी बाई 2, क्या रखना है, टी बाई 2, माइनस, देखिए पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट, ठीक है। तो पहले अपर लिमिट हमने रखी कॉस, और ओमेगा तो उसकी जगह पे हमने लगा दिया 2 पाई अपॉन टी, ठीक है, इनटू इस स्मॉल टी की जगह पर हमने क्या लगाया, टी बाई 2, तो टी बाई 2 माइनस, अब कॉस यहाँ पे ये सारा 0 कर देगा तो 0 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो जाता है, माइनस आई नॉट अपॉन, इसको भी आप चाहें तो ब्रेक कर सकते हो, 2 पाई अपॉन टी, ये वाला जो ओमेगा है, और यहाँ पर रखिए, देखिए टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे कॉस पाई माइनस कॉस 0 डिग्री, ये आ गया। अब देखो बच्चों, माइनस आई नॉट माइनस आई नॉट टी अपॉन 2 पाई, और ये कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, और माइनस कॉस 0 की वैल्यू भी -1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो माइनस का साइन यहाँ पे ऑलरेडी है। अब आप क्या करेंगे, इसमें माइनस आई नॉट टी अपॉन 2 पाई इंटू -2, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू का साइन है यहाँ पे, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास आई नॉट टी अपॉन पाई, तो ये वैल्यू आ गई क्यू की। अब क्या करेंगे हम, ये इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे इसको, और इसके बाद लेट आई एवरेज बी द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट, ठीक है, ओवर टाइम पीरियड t by 2, then q is equal to I average into t by 2। तो अब बच्चों आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड बना देंगे और दोनों को इक्वेट कर दिए, क्योंकि दोनों वैल्यूज q की हैं, तो आपको क्या मिल जाता है, I average into t by 2 is equal to I naught t upon पाई। यहाँ आप देख पा रहे हैं t से t कैंसिल आप कर दीजिए, 2 ये जो इधर है ये उधर पहुंच जाएगा I naught के साथ, तो ये हो जाएगा 2 I naught अपॉन पाई, ठीक है। तो आई एवरेज की वैल्यू हमें इस तरह से मिल जाती है, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि 2 अपॉन पाई यहां पर आ रहा है हमारे पास 2 अपॉन पाई, तो 2 अपॉन पाई की जो वैल्यू होती है जब उसको आप सॉल्व करेंगे, 2 अपॉन पाई की वैल्यू 3.14, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलता है 0.637,
ठीक है, तो ये हो जाता है 0.637 आई नॉट। यहां पर ये प्रूव हो जाता है कि जो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है वो मैक्सिमम वैल्यू की यानी पीक वैल्यू की 0.637 टाइम्स होती है। तो जैसे बोर्ड आपसे पूछ रहा है कि प्रूव दैट द वैल्यू एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 0.637 टाइम्स इट्स पीक वैल्यू, या वो उस तरह से पूछता है प्रूव दैट द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 63.7% ऑफ इट्स पीक वैल्यू। तो एक स्टेटमेंट टाइप का हो गया। अब वहां पर सोचना हमें क्या है कि यार स्टेटमेंट टाइप से हमें दिया हुआ है, अब इसको कैसे सॉल्व करें। तो ये पूरा डेरिवेशन आपको इस तरह से डेराइव करना है, ठीक है, तब आपको उस तरह से आंसर देना है। पहले आप क्या करेंगे, पहले डेफिनेशन लिखेंगे, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, किस तरह से डेफिनेशन बताई, द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट which sends the same amount of charge in a certain time as is sent by the AC over half cycle। और फिर उसको आपको इस तरह से Q इक्वल टू IT होता है, फिर आप क्या करेंगे DQ इक्वल टू IDT ले लेंगे, DQ फिर I नॉट साइन ओमेगा टी I की जगह पर लगा देंगे, DT फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर T/2 तक। और मैंने आपको ट्रिक बताई थी यहाँ पे कि आपको ध्यान रखना है मीन वैल्यू चार्ज हाफ साइकिल 0 से लेकर T/2 तक होती है। जैसे हाफ साइकिल किस तरह से होती है, ये देखिए इस तरह से। तो यहां तक का जो पोर्शन है ये हाफ साइकिल हो गया, ये 0, और यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये T/2। अभी मैंने आपको टाइम को डिवाइड करना भी बताया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों अभी हमने पिछला टॉपिक पढ़ा मीन वैल्यू ऑफ AC, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो मीन वैल्यू होती है AC की आई एवरेज इज इक्वल टू 0.637 आई नॉट, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था हाफ साइकिल में, जो हाफ साइकिल होती है उसकी वैल्यू इतनी होगी। तो यानी अगर इस पोर्शन की बात करते हैं तो ये वैल्यू 0.637 आई नॉट हो जाएगी। और अगर इस वाली हाफ साइकिल की बात करते हैं तो नेगेटिव ऑफ 0.637 आई नॉट होगी, ठीक है। अगर हम पूरी एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर फुल साइकिल की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, ये 0.637 आई नॉट प्लस माइनस 0.637 आई नॉट, तो ये टोटल 0 हो जाएगी। यानी एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर फुल साइकिल इज 0। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम करेंगे RMS वैल्यू ऑफ AC। तो RMS वैल्यू ऑफ AC मैंने आपको ट्रिक बताई कि इसमें आपको ध्यान रखना है RMS वैल्यू जहां कहीं भी लिंक होती है वहां पर आपको याद रखना है हीट, ठीक है, और कंप्लीट साइकिल। तो RMS वैल्यू ऑफ AC इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट व्हिच प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन अ सर्टेन टाइम as is produced by the AC ओवर फुल साइकिल, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपकी हो गई RMS वैल्यू ऑफ AC की। तो इसमें हमें स्टार्टिंग करनी है DH इज इक्वल टू I स्क्वायर R DT से, ठीक है बच्चों। अब I की वैल्यू क्या होती है, बट I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये डेरिवेशन आपको ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, I की जगह पे लगा देंगे यहां पर I नॉट साइन ओमेगा टी। तो देयरफॉर DH इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब लेकिन यहाँ पे I का स्क्वायर था इसलिए इसका भी स्क्वायर और R dt। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको करेंगे आप I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू R dt। अब इसको आप रीअरेंज करिए, I नॉट स्क्वायर R इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ये वैल्यू आपको मिल जाती है DH की। यहां पर टोटल हीट निकालेंगे आप, तो टोटल हीट के लिए यू हैव टू इंटीग्रेट इट, ओके। सो इंटीग्रेशन DH इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब यहां बात हो रही है फुल साइकिल की, एज द हीट इज प्रोड्यूस ओवर फुल साइकिल बाय द AC। सो 0 टू T I नॉट स्क्वायर R साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब बच्चों इसमें से जो कांस्टेंट है उसको बाहर फेंक दीजिए, तो I नॉट स्क्वायर R इंटीग्रेशन 0 टू T साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। इसको अब हमें करना है इंटीग्रेट। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले ब्रेक कर लेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी को। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम कॉस के टर्म में ब्रेक कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ये cos 2a वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या मिल जाता है, I नॉट स्क्वायर। देखिए ये तो वैल्यू h हो जाएगी, इंटीग्रेशन DH h होगा, तो h की वैल्यू I नॉट स्क्वायर R
और 0 टू कैपिटल टी, इसको लिखेंगे 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 dt। अब यहाँ पर जो अपॉन में 2 है यानी 1/2, इसको भी बाहर करिए तो क्या आ जाएगा आपके पास, आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी dt। अब बच्चों क्या करेंगे, 0 से लेके t तक इसकी लिमिट है। अब ये पहले 1 का इंटीग्रेशन करेंगे अलग, फिर उसके बाद माइनस का साइन, फिर cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन करेंगे अलग अलग, ठीक है। तो इसको आप भी ब्रैकेट में रख दीजिए, ठीक है। तो आई नॉट स्क्वायर r अपॉन 2 और यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 dt, लिमिट इसकी 0 से t है, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू t cos 2 ओमेगा t dt, ठीक है बच्चों। अब क्या हो जाएगा, ये आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे 1 dt का तो t होगा स्मॉल t, स्मॉल t की जगह पे कैपिटल T लगा देंगे तो ये t माइनस 0 यानी t हो गया। यहां तक समझ में आ गया, दोबारा से समझ लीजिए, 1 dt का करेंगे तो t हो जाएगा स्मॉल t, स्मॉल t की जगह पर लिमिट पुट करनी है, पहले अपर लिमिट फिर माइनस का साइन लोअर लिमिट, अपर लिमिट हमारी कैपिटल T है, लोअर लिमिट 0, तो t माइनस 0, t माइनस 0 का मतलब t ही हो गया, ठीक है। तो ये t, अब माइनस यहां देखिए इसका क्या होगा, cos 2 ओमेगा t, तो इसका हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा और इसकी लिमिट हमारी है 0 से कैपिटल टी, ठीक है। इसको आप कर्ली ब्रैकेट में ले लीजिए और फिर ब्रिक ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, देखिए h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 इन ब्रैकेट, इसको इरेज कर दूं, तो आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 इन ब्रैकेट टी माइनस, यहां देखिए साइन 2 इंटू इन प्लेस ऑफ ओमेगा 2 पाई अपॉन टी और फिर आप लगाइए लिमिट, तो लिमिट है कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद अपॉन में जो 2 ओमेगा है इसको आप जो है अभी ऐसे ही रहने दीजिए, अपॉन में 2 ओमेगा, इसको अभी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर आएगा माइनस 0, ठीक है, साइन 0 0 होता है तो माइनस में उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए आप जो है। अब देखिए यहाँ t से t कैंसिल, अब ये हमारे पास आ जाता है आई नॉट स्क्वायर r अपॉन 2 और इंटू t माइनस साइन 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा, साइन का इवन पाई 0 होता है तो साइन 4 पाई इज इक्वल टू 0, तो यहां पर ये पोर्शन हो जाएगा 0, तो हमें मिल जाता है आई नॉट स्क्वायर r अपॉन 2 इंटू कैपिटल T, ठीक है। तो इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब पिछले टॉपिक की तरह से ही हम क्या करेंगे कि लेट IRMS be the root mean square value of current over full cycle, then heat produced is equal to कितना हो जाएगा, IRMS स्क्वायर इंटू RT, ठीक है। ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को आप इक्वेट करा दीजिए, जैसे वहां पे Q निकाला था हमने, वहां चार्ज की बात हो रही थी, यहाँ पे हीट की बात हो रही है, बस इतना अंतर है। तो दोनों को इक्वेट कराइए, तो दोनों को इक्वेट कराने देखिए RT ये कैंसिल हो जाता है, तो IRMS स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया। अब आप IRMS यहां से निकालेंगे तो इसका रूट लेना पड़ेगा आपको, जब रूट लेंगे तो इधर स्क्वायर है तो ये आई नॉट हो गया और अपॉन में √2 हो गया, तो ये IRMS इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2, ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। और इसी वैल्यू में देखिए आपको यहां भी ध्यान रखना है 1 अपॉन √2 की वैल्यू, तो 1 अपॉन √2 की वैल्यू 0.707 होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.707 आई नॉट। तो यहां पे भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 0.707 टाइम्स इट्स पीक वैल्यू, या ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि प्रूव दैट द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 70.7% ऑफ इट्स पीक वैल्यू। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये दोनों टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी तरह के रिवीजन के साथ, ठीक है। तो इसको हम जल्दी से ही कवर करेंगे रिवीजन को, और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको पहले मैं कवर करूंगा, फिर उसके बाद में जो कम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन पे आएंगे, ठीक है। सो थैंक यू।